थी। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को पैदल चलते हुए पूरे 100 दिन आज हो गए, यानी भारत जोड़ो यात्रा का आज 1.25 दिन था। इन 100 दिनों में उन्होंने तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल यात्रा पूरी कर ली। 6 राज्यों में यात्रा का पड़ाव रहा, यानी कि राहुल गांधी और भारत जोड़ो के सारे यात्री अपनी यात्रा का आधा से अधिक का सफ़र तय कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के विभिन्न पड़ावों से होते हुए राजस्थान में है और आज जयपुर में देर शाम राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने नेताओं को अहंकारी बताया। राहुल ने कहा कि केवल बड़े नेता ही अहंकारी नहीं हैं, मिडिल और जो मझोले नेता हैं और जो छोटे नेता हैं वो भी बहुत अहंकारी हैं और जनता से दूर हो चुके हैं। उन्होंने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि सारे दलों में इस तरह के अहंकारी नेता हैं और वो जनता से दूर हो गए हैं, और उन्होंने खुद को भी अलग नहीं रखा। उन्होंने कहा कि वो भी जनता से दूर थे। इस बात का एहसास होने पर वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े। नए अनुभव, बहुत सारे अनुभव मिले हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब दर्द सहोगे तब दिल मिलेगा, तब पता चलेगा कि लोग किस तरीके से इस देश में रहते हैं, और तभी आप उनको जान पाएंगे। अभी तक अगर आप उनसे मिलेंगे नहीं, उनके बीच नहीं जाएंगे, तो आप उन्हें जान नहीं पाएंगे। और खुद के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ जाना है, समझा है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ही हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। ये पत्रकारों के सवाल पर उनका ये बयान हिमाचल की जीत के बाद आया है। फरवरी 2023 तक, या यूँ कहे कि बहुत सारे, फरवरी में कई राज्यों में चुनाव और 2023 में टोटल 11 राज्यों में चुनाव है। उसके बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। ऐसे में राहुल गांधी कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आज मैं जब लंच पर था तो मेरे एक मित्र मेरे साथ लंच कर रहे थे। मैंने कहा, देखना आज हिंदुस्तान का मीडिया मुझसे चीन पर सवाल नहीं पूछेगा, और वही हुआ। इतने सारे पत्रकार आए, चीन पर राहुल गांधी से कोई सवाल नहीं हुआ। ये कह के राहुल मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। ये दर्शाता है कि राहुल काफ़ी परिपक्व नजर आए हैं। एक देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, बड़े पत्रकार जिनको कहते हैं टीवी के, उन्होंने जब सवाल किया कि राहुल गांधी आपके पास 2024 का रोड मैप क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस ट्रैप में फंसने वाला नहीं, आप लोग जानबूझकर फंसाते हैं, अब मैं काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ। ये बातें बहुत सारे संकेत और संदेश देती हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर आक्रमण किया, मौजूदा व्यवस्था पर आक्रमण किया, सिस्टम पर आक्रमण किया, तो दूसरी तरफ पठान फिल्म का विवाद खान साहब के लिए बवाले जान बनता जा रहा है, शाहरुख खान के लिए। मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक प्रदर्शन, धरना, पुतला जलाए जा रहे हैं शाहरुख खान के, और तमाम फिल्म की सेलिब्रिटी, पूर्व हीरोइन, मौजूदा हीरोइन, सांसद सब कूद पड़े हैं, और सब अलग अलग सबके रंग हैं। झगड़ा है सिर्फ भगवा रंग को लेकर। कलाकार उसकी बात कोई कर नहीं रहा। लेकिन कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में जो शाहरुख खान का बयान आया, उससे लगा कि शाहरुख खान बिल्कुल अडिग हैं। और अमिताभ बच्चन ने जो बात कही अपने संबोधन में, मेगा स्टार, मिलेनियम, इस सदी के महानायक, मील का पत्थर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। अमिताभ बच्चन ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी एक सवाल उठाया, और ये पूरा मामला एक तरीके से नए मोड़ की ओर बढ़ गया। तो कुल मिलाकर ये फिल्म का विवाद है, और जिस मंच पे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने अपनी बातें रखी, उस मंच पर सौरव गांगुली भी मौजूद थे। इस देश के बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत सफल कप्तान, और जग जाहिर है कि सौरव गांगुली किस वजह से बीसीसीआई से बाहर हुए हैं।
तो ये एक अलग तरीके का मंच सजा था, फिल्म फेस्टिवल का मसला था। और कुल मिलाकर स्थितियां परिस्थितियां एक तरीके से विपक्ष और निशाना, कलाकार एक तरफ ये उठा रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई अब वो दूसरे लोग तय करेंगे वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, क्या फिल्म देखेंगे, दूसरे लोग तय करेंगे। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की भाषा बदली है, शैली बदली है, सोच का तरीका बदला है। वो अब आक्रामक भी उतने नहीं दिखाई देते जितने आक्रामक दिखते थे। बाहें चढ़ाते अब नहीं दिखते, अब बड़े धीर गंभीर, चूँकि उनकी दाढ़ी भी काफ़ी लंबी हो गई है और चेहरे पर कुछ चमक भी ज़्यादा दिखाई दे रही उनके। उन्होंने पैदल यात्रा के जरिए जनता के काफ़ी करीब आने की कोशिश की है और तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और तमाम विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि जनता उनके करीब आई भी है। अब उन्हें लगने लगा है कि नेता चाहे उनकी पार्टी का हो या फिर विपक्षी, वो सब घमंडी हो गए। राहुल अक्सर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को अहंकारी बताते रहे हैं और पठान फिल्म को लेकर भगवाधारियों और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको एक तरीके से बहुत सारा इतराज़ है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन शाहरुख खान ने तनकर अडिग रहकर ये संकेत और संदेश दिया है कि वो अपनी बातों पर अडिग हैं, तने हुए हैं और कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अमिताभ बच्चन ने भी कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में जो चीज़ें कहीं, जो बातें कहीं, उसके भी अपने एक मायने हैं। शाहरुख खान को सुनिए पहले। Cinema is perhaps the most important medium of modern times. From inception, humanity has built its civilization on the expression and sharing of its journey, like cave paintings left behind for us to marvel at thousands of years later. The enduring printed word, or the different forms of traditional theatre that prevailed for centuries across the world. Cinema, and in fact the advent of articulation through social media platforms, have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. सोशल मीडिया के बारे में उन्होंने कहा बहुत संकीर्ण हो गया है, नैरो हो गया है और उसकी कमर्शियल वैल्यू, उसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए वो न्याय नहीं कर रहा है, जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है। शाहरुख खान ने इस बात को कहा। एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि भाई इन तमाम बातों के बाद भी, तमाम माहौल के बाद भी हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। उन्होंने हम कहा, मुट्ठी भींची और फिल्म फेस्टिवल का जो हॉल था, जो सभागार था, वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अब इसके बाद अपने संबोधन में क्या कहा वो भी सुनिए। Had a very hard time at the censor board. Indian film directors were forced to find ways to talk about the ongoing freedom struggle without mentioning it directly. The 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression.
अमिताभ बच्चन ने साफ कहा कि भाई जो एक नागरिक के जो अधिकार हैं, उसकी लिबर्टीज़ हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से सिनेमा जा रहा है, जिस तरीके से देश में बातें हो रही हैं, बहुत अमिताभ बच्चन आमतौर पर बोलते नहीं है इस तरह, लेकिन वो बोले, ये बड़ी बात है। इस अमिताभ बच्चन की इस बात को अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के लिए कह रहे थे। अमित मालवीय का ये ट्वीट सुनिए, वो कह रहे हैं कि भाई बंगाल में बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं अपने इस ट्वीट में। तो ये अपने आप में, जबकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन का इशारा कहीं और है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के संबोधन के बाद जब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री खड़ी हुई बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भले ही अमिताभ बच्चन को ऑफिशियली भारत रत्न नहीं दिया गया है अब तक, लेकिन वो भारत रत्न हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर अमिताभ बच्चन ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे होते वो भारत रत्न की बात करती, ऐसा संभव नहीं है। मौजूदा राजनीति के लोग इतने सहिष्णु हैं नहीं, वो युग नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अमिताभ बच्चन ही जानते हैं उनका निशाना कहाँ है, लेकिन अपने अपने तरीके से पक्ष और विपक्ष अमिताभ बच्चन की बातों को अपने फेवर में मोड़कर ये बता रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनिए। शाहरुख खान का ये जो ट्वीट, शाहरुख खान ने जो कुछ बोला उसको उन्होंने ट्वीट किया, वही बातें जो हम आपको अभी तक बता रहे थे। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां, ये परिस्थितियां नजर आ रही हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें उन्होंने रखी। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही हैं कुल मिलाकर। तो मुझे लगता है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश सुना दिए जाएं तो बेहतर रहेगा, और उसके बाद फिर हम मंथन करेंगे। संविधान केंद्र एंड लाइब्रेरी आ जाओ, आ जाओ, नमस्ते करने आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल गांधी जो बोले हमने आपको सुनाया, ये यात्रा है उनकी, वो कह रहे हैं जय श्री राम। उस बस्ती से निकले जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कुछ थे, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि जय श्री राम। ये खूबसूरती इस देश की। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है। राजस्थान से कांग्रेस के प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। हिमाचल से अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से दीपक बघेल भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया जी, बहुत आभार आपका कि आप वक्त देते हैं हमारे दर्शकों को और मुझे भी। और राजस्थान से हमारे राजनीतिक संपादक कृष्ण गोपाल शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्ण गोपाल आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने कहीं, और साथ में हम उसकी भी चर्चा करेंगे जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने बातें कही, और उसको लेकर जो पहले फिल्म पठान को लेकर भी हंगामा बवाल बरपा हुआ है। कृष्ण गोपाल से ही पहला सवाल मेरा। कृष्ण गोपाल, राहुल गांधी आज कुछ बहुत से बदले से नजर आ रहे थे, बहुत थम कर बोल रहे थे, बड़े आराम से बोल रहे थे, और उन्होंने एक चुटकी भी ली कि आज मैंने अपने दोस्त से कहा था लंच पे कि आज चीन से संबंधित कोई सवाल मुझसे नहीं पूछेगा, और हुआ वही कि हिंदुस्तान के मीडिया ने उनसे चीन पर कोई सवाल ही नहीं पूछा, और राहुल गांधी ये कहते हुए मुस्कुरा दिए। हालांकि राजस्थान के तमाम नेता, उसके बाद जो बीजेपी के नेता, वो राहुल गांधी पर टूट पड़े। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की चीन से बड़ी करीबी है। बहुत तरीके की बातें हुई, लेकिन राहुल गांधी अपना काम कर गए। किस तरीके से उनकी जो शारीरिक भाषा थी, क्या वो कहना चाहते थे 100 दिन की यात्रा पे, वो महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी होंगी। जो कुछ वो कही, उन्होंने कहा, उसके अतिरिक्त जो कुछ आपने महसूस किया हो हमारे दर्शकों को बताइए। जी दुर्गेन जी, मैं बताना चाहूंगा, आज जो 100 दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जयपुर में हुआ था,
उसमें राहुल गांधी जी की अगर बातों से देखें तो उनके जो उनका एक तो बीजेपी पे, दूसरा चाइना के मुद्दे पे, और तीसरा उनके मीडिया पे उनका डायरेक्ट अटैक था, जो वो बातों में अपना दिखा रहे थे। और मीडिया पे ये बार बार ये एलिगेशन लगा रहे थे कि भी मीडिया हम लोग को दिखाता नहीं है, मीडिया हमारा मजाक उड़ाता है। तो चीन के ऊपर उनमें से कई पत्रकार ऐसे थे जो चीन पे सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वहां पे जो पैनलिस्ट बैठे थे जिन्होंने पहले से शॉर्टलिस्ट कर रखा था नाम को, उन्होंने चुनिंदा पत्रकारों को नाम अनाउंस करके उनसे किया था, जो बाद में बाकी लोग बच गए थे, उनका नहीं ले पाए थे। और इस बीच में एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ में कुछ जयराम जी की कुछ हॉटटॉक भी दिखी, तो उसको देख के ये लगा कि भी उनका जो मेन मुद्दा था, उनको ये लगा कि भी जो दिखाना चाहिए मीडिया वो नहीं दिखा रहा है, और जो नहीं दिखाना चाहिए वो कृष्ण गोपाल, ये भी राहुल गांधी बीच बीच में कह रहे थे कि भाई पत्रकार दोषी नहीं है, जो उनके पीछे लोग हैं, यानी जो मीडिया संस्थानों के संचालक हैं, वो मजबूर करते हैं पत्रकारों को। वो कह रहे हैं आप लोग तो मेरे भाई बंधु हैं। वो एक तरफ से तो मीडिया पे अटैक कर रहे, दूसरी से उसको कवर डिफेंड कर रहे थे। आपने अगर देखा हो तो एक तरफ मीडिया को दोषी भी ठहरा रहे थे, दूसरी तरफ से उनको कह रहे थे कि नहीं ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, जाहिर सी बात है, बहुत सारी बातें उन्होंने की। एक ब्रेक ले रहा हूं, और जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा कि जो दोनों मसले हैं इनको उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। भारत जोड़ो यात्रा का आज 1वां दिन, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उधर पठान फिल्म को लेकर जो देश भर में बवाल है, भगवा रंग है, बिकनी पहन लिया उसमें रंग है, गाना है, बेशर्म है, बहुत सारी बातें एंटरटेन की बजाय वो दिल से लोगों ने ले लिया है, और ठीक है, अपना अपना तरीका है। लेकिन बहुत सारे जो जानकार लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे जो चुनावी स्पार्क है वो लाने की कोशिश की जा रही है, और ये अच्छे मुद्दे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर और अच्छे मुद्दे होते हैं, तो वो काम कर रही है। लेकिन अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने जिस तरीके से चीज़ें कहीं, वो एक नई बहस को जन्म देता है, एक नई दिशा में इस पूरे प्रकरण को ले जाता है। देश के जाने माने संपादक, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, एक तो राहुल गांधी, मेरा पहला सवाल आपसे कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 100 दिनों की यात्रा के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस ही अब बीजेपी को हरा सकती है। उन्होंने नेताओं को जो सबसे महत्वपूर्ण, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि नेता अहंकारी हो गए हैं। वो केवल बड़े नेता नहीं, मिडिल लेवल के छोटे नेता भी बहुत अहंकारी हो गए हैं, और जनता से दूर भी हो गए हैं, और वो खुद को भी शामिल कर रहे हैं, कह रहे भाई मैं भी बहुत दूर हो गया था, अब मैं करीब जा रहा हूँ। तो इस तरीके की बातें कहीं उन्होंने। और जब उनसे कहा गया कि भाई 2024 का रोड मैप क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब मैच्योर हो गया हूँ, और आप लोग मुझे उलझाने की कोशिश मत करिए, अब मैं फंसने वाला नहीं हूँ। इन सब राहुल गांधी की जो शारीरिक भाषा थी, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या इसका निहितार्थ हैं, और दूसरा जो पठान फिल्म को लेकर बवाल है, अमिताभ बच्चन की जो स्पीच है उसको लेकर बीजेपी कह रही भाई वो तो ममता बनर्जी को उन्होंने कहा, और शाहरुख खान जिस तरीके से डटे हुए हैं कि भाई अब हम जिंदा हैं। आलोक जी, देखिए, दो चीजें हैं। आप अगर सबसे पहले अगर आप राहुल गांधी की अगर आप बात करेंगे, तो राहुल गांधी ने एक नया राजनीति का एक वो नया अध्याय शुरू किया है, और जो भारतीय राजनीति में बहुत जरूरी है। दरअसल जब हम भारतीय संविधान की जब बात करते हैं, तो इसमें कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा है जो हमारे संविधान में भी लिखी हुई है। अब उसको थोड़ा सा अगर और सरलीकरण करें तो ये है कि सरोकार की राजनीति करनी चाहिए, नारों की राजनीति से दूर होना हटना चाहिए, और वो राहुल गांधी ने करके दिखा दिया। 100 दिन है, वो केवल अपने राज्य में तो अभी हैं, इससे पहले वो दूसरे दलों की जो सरकार, हाँ, जहां कांग्रेस विपक्ष में वहां घूम कर आए हैं, वो पहला राज्य है ये, उनको अपना मिला है ये। तो उन्होंने तो ये साबित कर दिया कि देखिए सरोकार की राजनीति ज्यादा प्रमुख है, और छत्रपों की राजनीति से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, लोगों के बुनियादी मुद्दे अगर केंद्रीय राजनीति में अगर स्थान नहीं पाएंगे, तब ये मान करके चलिए कि वो पार्टी जनता से दूर होती चली जाएगी, वो एक अहंकारी होती चली जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो।
आपने तो देखा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता का भाव भंगिमा ऐसे होती है कि जैसे फिल्मों में एक जो नकारात्मक किरदार जो निभाता है, लगभग उसके समकक्ष आप उनको रख सकते हैं कई मौकों में, हमेशा नहीं। इस तरीके के भाव और अहंकार से दूर रहना चाहिए, ये उन्होंने संदेश दिया है। और एक बड़ा संदेश है, जब आप अहंकार से दूर होंगे तो इसका मतलब कि आप लोगों से जुड़ेंगे, जनता की राजनीति करेंगे, जनमानस को टटोल रहे हैं वो, और फिर उन्हीं के सरोकारों को लेके आगे बढ़ेंगे। और ये भारतीय राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक जीवंत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अब जहां तक आप पठान की बात करते हैं, पठान की बात करें या फिर हम लोग शाहरुख की बात करें या अमिताभ की बात करें, कहीं भी आप ये मान करके चलिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, आबादी के लिहाज से हम भले ही, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है व्हाइट अमेरिका। अमेरिका में व्हाइट हाउस के 100 मीटर दूर पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। वहां पर जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, अपने प्ले कार्ड लेकर के जाते हैं, डाउन 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 कर कर वो नारे लगाते हैं, उसके बाद में लौट आते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या भारत में आपके पास में ये आजादी है? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं आलोक जी, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। तो सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आगे तब जा सकता है जब वो विचारों में टकराव हो। टकराव का मतलब कोई शारीरिक या बदसलूकी या बदमिजाजी या गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं, विचारों का टकराव। नए नए विचार कैसे आएंगे जब दो विचार टकराएंगे? अगर सब देश अगर पूरा एक लाल रंग का हो जाएगा तो फिर कहीं कुछ नहीं, आपको रंग ही नहीं पता चलेगा, जिंदगी बेस्वाद हो जाएगी। तो भारत जो विविधता का जो देश है, उस विविधता की खासियत का ही सम्मान हमको किया जाना चाहिए। उसमें एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत प्रमुख है। और ये कहना कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे या किसके खिलाफ बोल रहे थे, मैं इसको इसलिए नहीं मानता। मैं कहता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो इतनी बड़ी चीज है, हमारे प्रधान सेवक को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। 8 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये कौन सा स्वस्थ लोकतंत्र है और कोई क्या चीज है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका, वहां पर राष्ट्रपति अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, वहां पर पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं। आपने कुछ एक वायरल वीडियो भी देखे होंगे। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि स्वतंत्रता को किसी की पार्टी या किसी के खिलाफ नहीं खड़ा करना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप जनता से जुड़े हुए हैं और जनता से जुड़े हैं। और दूसरी बात, कला में कभी भी ये नहीं हो सकता है कि आप हमारे लिए ये अच्छा है या वो बुरा है, बिल्कुल भी नहीं। एक आल्पिन का भी एक आविष्कार किसी ने किया होगा तो कुछ सोचा होगा ना कि जो मौजूदा व्यवस्था है, जो मौजूदा जो धागे लगाए जाते हैं, उससे ज्यादा बेहतर है एक टेम्परेरी एक जुगाड़ बनाया जाए। जो उत्तर भारत में हम लोगों का बड़ा मशहूर शब्द है जुगाड़, पूरी हिंदी बेल्ट में। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं तो विचार आया होगा ना कहीं जब पेनिसिलिन की खोज आई है तो किसी न किसी ने सोचा होगा ना। अगर ये हो जाए कि भाई नहीं होगा, भाई दुनिया घूमती है, पहले ये था कि मेरी वो तो क्या, वो तो सूरज है, हम थोड़ी घूमते, हम तो वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये भी तो एक विचार था ना, उसी विचार के भी तो खिलाफ गए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ था तो उसके भी तो भाई लोगों ने तो किया था ना, सोचा था ना। तो अगर सोचने की शक्ति को अगर आप उस पर अंकुश लगाएंगे तो आप ये मान करके चलिए कि एक अभिव्यक्ति की, आपकी स्वतंत्रता की, आपकी कुछ नया करने की क्षमताओं पे सवाल उठाएंगे। अब सवाल है कि नग्नता क्या है, जो अब पठान को लेके जो एक रंग के कपड़ों पर बात की जा रही है। भाई रंग के कपड़ों पर बात करने का क्या मतलब है? भाई यहाँ तो हमारे अब ऐसे ऐसे नेता भी होने लगे जो कहते हैं कि भाई रंग देख करके पता चल जाता है कि कौन किस मजहब का है। तो ये सब बातें नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये लोकतंत्र को हम लोग जिस दिशा में आगे बढ़ करके जा रहे हैं, दुनिया का नेतृत्व करने की सोच रहे हैं, तो हमको इसे छोटे, जो शाहरुख खान के जो शब्द थे, हमको इस संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण सोच से उबरना पड़ेगा, व्यापक हृदय अपनाना पड़ेगा। तभी हम सब लोगों को साथ लेके चलेंगे और तभी हम। और वो कह रहे हैं कि जो इस तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं उनके खिलाफ फिल्में सक्षम हैं, उनके सामने डटकर खड़ी है फिल्में, ऐसा नैरेटिव सेट करने वाले लोगों के। देखिए, मेरा मानना है कि अगर कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग अगर वो ये सोचते हैं कि वो देश को तय कर देंगे कि वो कैसी फिल्में बनेगी, वो ये तय कर देंगे। अभी आप देखिए कश्मीर फाइल्स को लेते हुए क्या विवाद हुआ। इजराइल के जो फिल्मकार हैं जिन्होंने उसमें कहा, उन्होंने कह दिया कि मैं इसमें कायम हूँ, और उसके 2 दिन के बाद उनके जूरी के जो 3 मेंबर है उन्होंने भी कह दिया कि मैं इस पर कायम हूँ कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो सवाल है कि अगर प्रोपेगेंडा नहीं है तो उसी, और उसके बाद सब शांत हो गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि इजराइल की ऐसी तैसी कर देंगे जाके हम लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें।
आलोक जी, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी परिचय ब्रेक के बाद कराएंगे। एक पहले ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबरों। इस बीच राजस्थान से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। शर्मा जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने आज बहुत सारी बातें कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है देश में। क्या ये जो हिमाचल से जो संजीवनी मिली है वो बूटी अंदर से राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस दे रही है? शर्मा जी जी, दरअसल ऐसा है कि आज वैसे भी हिमाचल के 40 के 40 जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके साथ पदयात्रा में थे राजस्थान में जी। तो ये तो जाहिर है कि भी उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ा होगा कि भी एक पूरे के पूरा उसमें से कोई भी गायब नहीं था और पूरे के पूरे लोग उनकी पदयात्रा में शामिल थे। लेकिन जो उन्होंने बातें कही आचरण को लेकर और शालीनता को लेकर और लोक व्यवहार को लेकर, वो बहुत सोचने लायक है और उस पर अमल करना अभी बहुत, ये जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी के लोग राजनीति में आ रहे हैं, उसमें देखना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल में ये रहा है, हिमाचल की कहूँ या वैसे भी राजनीति जो हमारे आसपास है, जो भी नेता यहाँ लोक व्यवहार में पिछड़ा है, जनता ने उसे कभी बख्शा नहीं है। वो चाहे कौल सिंह हो, बहुत वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता हैं वो, पर उनका जो लोक व्यवहार है वो उन्हें कभी अब पिछले दो चुनावों से वो चुनाव हार चुके हैं और पिछली बार बीजेपी के कुछ लोग भी हारे थे और इस बार भी बीजेपी के जो लोग हारे हैं उनका लोक व्यवहार, और जो मंत्री इतने हारे हैं, मैं आपको बता दूं जो पिछली बार मंत्री हारे हैं अभी इस चुनाव में, उनका लोक व्यवहार ये था कि वो लोगों के फोन ही नहीं सुनते थे। हाँ, इसी अहंकार की बात की है, इसी एरोगेंस की बात की राहुल गांधी ने कि भाई अब केवल बड़े नेता नहीं, सारे लेवल के नेता। और वो बहुत ही मुस्कुराकर इस बात की दलील भी देते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो नेता कितने विनम्र थे, जनता से कनेक्ट थे। वो कहते हैं कि हो सकता है कि शायद उस समय साधन ना रहे हो, अब साधन संसाधन हो गए हैं, इसलिए घमंड आ गया है, एरोगेंस आ गया है और कोई पार्टी अछूती नहीं। राहुल गांधी ने बहुत दिल खोल कर बात कही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वीरभद्र जी केंद्र में मंत्रिमंडल में थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे वो, और जब वो हिमाचल आए 82 के बाद, तो उससे पहले शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे थे। शांता कुमार जी मुख्यमंत्री जब रहे तो वो एक अपना घर के साथ तो उनकी जमीन थी सड़क के किनारे, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगाने लगे थे, एक छोटा सा होटल बनाने लगे थे कि भी मेरे आने वाली पीढ़ी को थोड़ा सा आय के संसाधन हो जाए, क्योंकि उन्हें वो इस तरह के लोग थे कि वो अपनी अगली पीढ़ी को उसमें नहीं झोंकना चाहते थे राजनीति में। वो राजनीति में आए थे तो उन्हें लाया गया था, तो क्योंकि वो जुझारू कॉलेज टाइम से ही अपने छात्र समय से ही वो नेता थे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही आरएसएस से जुड़कर अपना कार्य किया था। आरएसएस के अच्छे कार्यकर्ता थे, जुझारू लोग थे। पंजाब के एजिटेशन में जब हिमाचल में पंजाब के कुछ राज्य शामिल होने थे, तब भी उन्होंने एजिटेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो बात अलग है। जब वो अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे और अपोजिशन में थे वो शांता कुमार जी, तो वीरभद्र जी पालमपुर में आए और पालमपुर में आके वो उनसे मिले
और उनसे मिलके कहा कि भी ये आप शिमला आइए, आजकल क्या कर रहे हैं। वो कहते मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ, और वो शिमला गए, उनसे मिले, औपचारिकता निभाई, और उसके बाद कहा कि भी आप किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। तो उन्होंने उसी समय अपने ऑफिसर्स को फोन किया कि इनका प्रोजेक्ट का फाइनेंस का जो मामला है वो तुरंत कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं जो कि जिन पे कोई भ्रष्टाचार पे उंगली नहीं उठा सकता, और ये मेहनत से कार्य करते हैं। और एक दूसरे के ना, हमने तो ये भी देखा डॉक्टर परमार के वक्त में कुछ लोग ये होते थे, हिमाचल के कुछ मंत्री होते थे, केंद्र में भी उनका बोलबाला था। अब डॉक्टर परमार इंदिरा गांधी की फैमिली से या इंदिरा गांधी जी से बहुत क्लोज में थे, इंदिरा गांधी जी उनके पास आके रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी ये शो नहीं किया कि भी वो इतने क्लोज हैं, और उस पर कभी एरोगेंस नहीं शो की। वो हाथ जोड़कर विनम्र होकर बात करते थे। ये जो एरोगेंस आई थी, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, एरोगेंस राजनीति में उस समय आई। एक तो बिहार से शुरू हुई थी, एक हरियाणा से शुरू हुई थी, जो मैंने अपने दौर में देखा है। जब बूथ कैप्चरिंग के दौर शुरू हुए और यूथ कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने बूथ कैप्चरिंग शुरू की, फिर वही बूथ कैप्चरिंग उत्तराखंड में हुई, और इसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी घटी जिससे ये लगा कि ये संजय गांधी के टाइम में एरोगेंस बहुत बढ़ी। संजय गांधी और हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जो तकरार थी और जो उनका वो था, और संजय गांधी और हिमाचल के जो हरियाणा के जो उस समय रेल मंत्री थे, हिमाचल के हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बंसीलाल जी, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ वो जग जाहिर है, वो वहीं से शुरू हुई। तो राहुल गांधी ठीक ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस अछूती रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बघेल साहब काफी देर से जुड़े हैं। बघेल साहब, राहुल गांधी ने एक बात कही कि भाई चारों तरफ जो नेता है वो बड़ा घमंडी हो गया है, और ऐसा भी नहीं कि वो टॉप लीडर ही घमंडी है, वो जो मिडिल लेवल का नेता है जो नीचे काम कर रहा है वो भी घमंडी हो गया है, और वो जनता से दूर भी हो रहा है। वो उनका निशाना अपनी पार्टी पर भी है और आपकी पार्टी पर भी है। धन्यवाद दुर्गेश जी। पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विश्व के अंदर मानवता की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने अगड़े और पिछड़े की राजनीति को बिल्कुल बदल के रख दिया, क्योंकि हमने सबके साथ जुड़ा किया। हमने ऐसा नहीं कि किसी एक जाति वर्ग का या एक समुदाय विशेष वर्ग का अपीजमेंट किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सबको जोड़ के रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के देखिए आज 20 प्रदेशों में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सरकार में हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो जनता के साथ कनेक्टिविटी में या उनके साथ कनेक्शन जोड़ने में, उनके साथ जुड़ाव करने में सक्षम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं कि बड़े स्तर के नेता, जनता जो छोटे स्तर के नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो बूथों पर लगातार संपर्क समन्वय का काम करते रहते हैं, तो वो लगातार हमारे यहाँ पर संपर्क समन्वय और संवाद की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वो लगातार बनी रहती है। परंतु कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है, देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर समस्या यही रही कि उनके बड़े नेता थे, उन लोगों ने जनता के साथ संवाद करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया, या यूं कहें कि उनको इतना घमंड आ गया कि वो ऊपर से बयान देते थे और सोचते कि जमीन पे जो कार्यकर्ता है, जमीन का जो संगठन है वो अपने आप काम करेगा, परंतु संगठन पर काम ना करने के कारण कांग्रेस की दुर्दशा होती रही। दूसरा, इनके कांग्रेस के नेताओं के जो बयान थे उनको अगर देखा जाए तो वो बयान इस प्रकार से थे जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता था, ये जनता की या जन भावनाओं के खिलाफ होता था, विरुद्ध होता था। चाहे हिंदुत्व को गाली देना हो, चाहे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, 135 करोड़ लोगों ने उनको चुन के सदन के अंदर भेजा हो, उनको गाली देने का काम हो, नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करना, उनके खिलाफ हिटलर जैसे शब्दों का प्रयोग करना, तो ये कहाँ की लोकतंत्र की भाषा है। देखिए, अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी का आज मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उसमें कहा उन्होंने कि तानाशाह सरकार नहीं चाहिए, फासिस्ट लोग नहीं चाहिए। बिल्कुल, तानाशाह सरकार नहीं चाहिए, फासिस्ट लोग नहीं चाहिए, परंतु एक बात बताइए, तानाशाही तो आप लोग क्यों सीरियस ले लेते हैं? आप तो सबका साथ सबका विकास, आप सीरियस क्यों ले रहे हैं? ना आप तानाशाह है ना फासिस्ट हैं। आप मत लीजिए राहुल गांधी को गंभीरता से।
जब वो कह रहे हैं कि फासिस्ट और तानाशाह नहीं चाहिए, तो आप तो ना फासिस्ट हैं ना तानाशाह हैं, तो आप खुद ही क्यों आरोप ओढ़ रहे हैं? मत उड़िए। दुर्गेश जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को तो जनता ने सीरियस लेना कब का बंद कर चुके हैं। अगर राहुल गांधी जी को अगर जनता ने सीरियस लिया होता तो शायद उनकी ये दुर्दशा ना होती। परंतु मैं एक बात बता रहा हूँ कि किस प्रकार तानाशाही का रवैया देश के अंदर रहा, जहां पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया 75 से 77 के अंदर में। इमरजेंसी जैसी अगर बदनामा दाम भारत के लोकतंत्र पर कहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी ने इतना बड़ा दाग भारत के लोकतंत्र पर कभी नहीं लगाया। ये बात राहुल गांधी जी को समझनी चाहिए कि उनकी पार्टी के जो पूर्व के नेता थे उन्होंने क्या क्या अपराध किए हैं और अपराध। अच्छा ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं। मलिक जावेद अंसारी भी काफी देर से, बल्कि अब तो आपसे भी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी राजस्थान में ही हैं, भारत जोड़ो यात्रा के साथ में हैं, तो बहुत कायदे से यात्रा को भी फील कर रहे हैं और आपके बयानों को वो सुन रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी, आपने बीजेपी को सुना, सारे पैनलिस्ट को सुना, राहुल गांधी की बात, आप राहुल गांधी के साथ ही हैं, वहाँ देख ही रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ही लोगों ने बीज बोया है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई एरोगेंस संजय गांधी, एरोगेंस बहुत सारे लोग। अब एक्चुअली में जनता आप लोगों से कनेक्ट थी नहीं। राहुल गांधी ने खुद भी आज इस बात को कहा कि मैं भी दूर हो गया था, बीजेपी को कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कह दे रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका, वो सत्ता पक्ष की भूमिका भी निभाई दे रहे हैं कि भाई बीजेपी कल कहेगी, तो कह रहे हैं मैं भी दूर हो गया हूं, अब मैं भी करीब जा रहा हूं। जावेद अंसारी जी, चौहान साहब, यात्रा जो है 250 किलोमीटर की सफर तय कर चुकी है, 42 जिले और 8 राज्य पार कर चुके हैं राहुल जी चल के। तो यह ऐतिहासिक यात्रा है और लोगों को जोड़ने की यात्रा है, लोगों के मुद्दे उठाने की यात्रा है। और जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखी, पूरी सुनी और सारे पैनलिस्ट का भी नाम सुना, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन जिस्ट है, संदेश है, वो यही है, जो नफरत घटेगी भाजपा देश से छटेगी। जितना नफरत इन्होंने फैलाई है, और राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण बात कही जो शायद आपने रिपोर्ट से मिस कर दिया। उन्होंने ये कही कि मैं पूरे लाखों लोगों से मिला, करोड़ों लोगों से इस यात्रा के दौरान मिला, मुझे कहीं भी नफरत नहीं दिखाई दी। क्योंकि हमारी जो नीचे ये हम मिस नहीं करते, ये तो हम रोज ही दिखाते हैं कि वो इस बात को कहते हैं, हम कभी इसको मिस नहीं करते हैं, क्योंकि प्यार का संदेश कौन नहीं बांटना चाहेगा। मलिक जावेद अंसारी बोलिए। तो उन्होंने यही कहा है कि जो नीचे में लोगों से मिला वहां पे कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ये रात दिन देश को तोड़ने की बात करते हैं, गलत बयान करते हैं। और आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया पठान पिक्चर को देख के कैसे कि ये भगवा रंग है और ये अपमान है, कभी धर्म संकट में आ जाता है, कभी रंग संकट में आ जाता है। वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है, रोजगार संकट में, और अरुणाचल प्रदेश हमारा संकट में है। तो संकट में दूसरी चीजें, मुद्दों को भटकाने के लिए सब रोज नए नए आडंबर लाते हैं। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें भाजपा के ऐसे कलाकार हैं, अगर उनके मैं वीडियो भगवा वस्त्रों में दिखा दूं तो आपको शर्म आ जाए। लेकिन इनको केवल झूठ बोलना, गलत प्रचार करना, लोगों की छवि पे अटैक करना और पूरी इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देना। ये कमर्शियल इंडस्ट्री है, अगर पिक्चर चलेगी तो उसको देश का फायदा होगा, रेवेन्यू आएगा, देश के खाते में पैसा आएगा। लेकिन आप अपनी ही संस्थाओं पे हमला करते हो। तो और दूसरी बात, एक अभी बयान देख रहा था मैं दोपहर, किसी ने कहा कि जिस थिएटर में पिक्चर चलेगी उसको आग लगा दी जाए। तो ये कौन से बयान है, किस तरह का लोकतंत्र है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यही बयान अगर कोई विपक्ष की पार्टी का दे दे, कोई दे दे, तो उसको तूल बना देते हैं, लेकिन ये कार्रवाई नहीं करेंगे। तूल तो अलग बात, अब तक अंदर हो जाते हैं आप अगर इस तरह के बयान देते तो आपके घर बुलडोजर आ जाता। हाँ, तो आप कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तो ये जो नफरत है, बार बार अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम में अहंकार है। सबसे ज्यादा अहंकार तो आप में, 8 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और 100 दिन की यात्रा में राहुल जी ने 8 प्रेस अभी आप दोनों तय कर लीजिए किस पे अहंकार है। इतिहास आपका भी अहंकारी है और मैं इनके बारे में आप ही को कहना, मैं नहीं कहूंगा कुछ, भाजपा के बारे में आप कहिए, लेकिन आपका इतिहास अहंकारी है। 100 दिन में 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जवाब देना आपका अधिकार है। लोग, पत्रकार आपसे इच्छुक है, आपसे सवाल पूछे। आपने अर्थव्यवस्था का क्या हाल कर दिया, देश का क्या हाल कर दिया, विदेश नीति का क्या हाल कर दिया, कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपने अच्छा काम किया हो? केवल इवेंट बना के हर चीज को पैकेट में पेश करना और उसको टीवी पे चलवा देना, मीडिया में दिखा देना, बस यही एक अरे तो आप भी दिखाइए ना, आप भी दिखाइए, हम लोगों का फायदा होगा। आप दिखाते नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए से सारा पैसा इनके पास, 95% पैसा इलेक्ट्रोल जो गलत कानून बनाया। आप जब सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं सोचा कि भाई हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी? आप पार्टी फंड जुटाते जैसे वो जुटा रहे हैं ईमानदारी से।
कैसे जुटाएंगे? अरे अरे इलेक्टोरल भाई 10 बॉन्ड साल आपकी सरकार रही तो आपके नेता है तो अपनी जेब भर लें या पार्टी की जेब भर लें, विषयांतर हो जाएगा, ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये इस जगह मौजूद सवाल है। बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड ही इलीगल कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन पेंडिंग है। सारा पैसा, सारा का सारा पैसा चंदा इनको ही जा रहा है और किसी पार्टी को जा ही नहीं रहा है देश में, और कोई पार्टी नहीं है। हाँ, लेकिन राहुल जी ने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि जो हम ही इनका विकल्प है और हम ही इनको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विजन है, हम आगे के लिए देखते हैं। ये तो पीछे इसका मतलब क्या कहा जाए मलिक जावेद अंसारी, क्या कहा जाए कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जितने भी कुमार हों, और राहुल गांधी कह रहे हैं अब हम ही हैं, बाकी किसी को लेकर वो चलेंगे नहीं? ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा जो हमारी समान पार्टियां हैं, जो विचारधारा की समान पार्टी, उनको साथ लेके चलना है। लेकिन ये काम खड़गे जी, लेकिन हरा सकती कांग्रेसी, हरा सकती कांग्रेसी, ये कहा ना? नहीं, अब हम अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों को थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। हम भी पॉलिटिकल पार्टी, हम एनजीओ थोड़ी ही हैं, हम जीतेंगे नहीं। इधर आप एनजीओ की तरह चले हैं, उत्तर प्रदेश में एनजीओ की तरह चले, लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो एनजीओ चला रहे हैं। गुजरात में भी आप एनजीओ चला रहे थे। एक ब्रेक का फिर इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता का रिएक्शन भी लेंगे इस पे। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत खत्म करने के लिए वो निकले हैं, लेकिन नफरत खत्म कहां हो रही है? कहीं पठान, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं भगवा, ये चल रहा है इस देश में। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे आरोप लगाए, चंदा से लेकर सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक बघेल का एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर आलोक भदौरिया जी के पास जाएंगे। दीपक जी, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि अब मंथन में बहुत कम समय बचा है, तो हम चाहते हैं कि सभी की बातें आ जाएं उसमें। देखिए दुर्गेन्द्र जी, राहुल गांधी जी को स्वयं में ये नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं और देश को किस दशा दिशा की तरफ लेके जाना है। तो ये समस्या है राहुल गांधी जी के साथ में। अभी इनके प्रवक्ताओं ने कई सारे आक्षेप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए, परंतु देखिए इस देश के अंदर अगर भगवा आतंकवाद का कोई शब्द लेकर आया तो वो राहुल गांधी जी है। वो जयपुर के अंदर नहीं, वो हमला कर रहे हैं भाई, वो संघ की नेकर में उन्होंने आग लगा के कर दिया, वो तो खुलेआम हमला कर रहे हैं, वो दबी बात थोड़ी कोई है। जिस तरीके से आप लोग करते हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। अब तो उन्होंने आरएसएस को सीधे निशाने पे ले रखा है और उसका कोई जवाब भी आज तक नहीं आया आरएसएस की तरफ से, जो नेकर में आग लगाई थी इन्होंने। देखिए मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद में क्या होता है, ये बेरोजगारी के ऊपर जाकर भाषण देना शुरू करते हैं और वो हिंदू और हिंदुत्व का विभेद बताने लगते हैं। तो ऐसी एक मानसिकता, और इन्हीं के नेता फिर नीचे आकर एक कदम और बढ़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जो भारत है वो उसमें आईएसएस हिंदुत्व है, वो आईएस और बोको हरम जैसा है। सोचिए जहां की बहुसंख्यक आबादी जिस प्रकार से अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतगमय, इस तरह की विचारधारा के साथ में काम करने वाली जो बहुसंख्यक आबादी है, वो इस सबका साथ सबके विकास की बात करने वाली पार्टी है, उसके साथ में काम कर रही है। और उसके बाद में इनके नेता देश से लेकर विदेश के अंदर भारत के हिंदुत्व की क्या छवि रखते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लंदन में जाते हैं, जाकर फिर देश का दुष्प्रचार करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत के मंचों पर, ये विदेश के मंचों पर भी लगातार इस प्रकार की घटनाएं करते रहते हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनकी विदेश नीति के तहत आज देखिए विश्व के अंदर अगर भारत के प्रधानमंत्री और भारत का नाम अगर स्थापित करने का काम किया तो भारत के जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। चलिए ठीक है दीपक जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बातें आपने कही। जरा 10 सेकंड का रिएक्शन मलिक जावेद। बस उन्होंने कहा विश्व गुरु बना दिया है, भुखमरी में 107 नंबर पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पढ़ के देखिए, 2014 में 74 नंबर पे पासपोर्ट की वैल्यू थी, आज 87 नंबर पे है। 150 नंबर पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150 नंबर पे है, 107 नंबर पे भुखमरी में है। और वो हमें पता है कितना विश्व गुरु बनाया है। वर्ल्ड बैंक का कर्जा 300% बढ़ चुका है केवल भुखमरी। ठीक बात है, ठीक बात, दोनों ने अपनी बातें कर ली। आलोक जी के पास जाएंगे। आलोक जी, ये बात थोड़ा समझना चाहता हूं आपसे कि ये गरीब अमीर बनाम हिंदू मुसलमान, कल हमने चर्चा भी की थी इस पर, क्या राजनीति का क्या परिदृश्य बन रहा है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे नेता घमंडी हैं, शर्मा जी ने कहा कि भाई घमंड तो संजय गांधी की तरफ से शुरू हुआ था, अब बहुत सारे नाम गिला दिए, बंसीलाल और पता नहीं किसको अपमानित किया, तो वो चला आ रहा राजनीति में। राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई घमंडी जनता से दूर हो जाते हैं नेता। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया 20 राज्यों में सरकार है हमारी, अगर घमंडी हो जनता से दूर होते तो क्या वोट कौन डाल जाता है? शायद वो इटली का जो आंसर है
वो इनके उसमें नजर आ रहे हैं कि भी वो गैरीबाल्डी का इतिहास की भी भारत को एक जोड़ना है, राष्ट्र को एक जोड़ना है। राष्ट्र को जोड़ने का जो है जो राष्ट्र को तोड़ने वाले कानून है उनको आइडेंटिफाई ठीक बात करके है। बहुत शुक्रिया, हमें बहुत शुक्रिया सुशील शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। अब आगे वक्त इजाजत नहीं देता। आलोक जी बहुत शुक्रिया।